हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे कोई चुंबक है, ये कोई मैग्नेट है चुंबक, इसमें दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। इस चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरी चुंबक आ जाए, सपोज करके ये दूसरी चुंबक है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, तो ये चुंबक इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, यानी चिपक जाएगी, या प्रतिकर्षित भी हो सकती है अगर समान ध्रुव हो तो कहने का मतलब ये है चुंबक के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल वैसे ही किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन ये है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जहां तक भी उसका इफेक्ट रहता है वो पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और आपने एक बात और पढ़ी होगी कूलाम के नियम में, जैसे ये कोई आवेश है प्लस क्यू और ये कोई दूसरा आवेश है सपोज करके प्लस का कैपिटल क्यू। अब ये आवेश इस आवेश पर एक बल लगा रहा है, कूलाम के नियम में दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो अब ये वाला आवेश प्लस का कैपिटल क्यू इस प्लस स्मॉल क्यू पे एक फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है जो कि इधर लगा रहा है। तो ये बल भी इसी वजह से लगा पा रहा है क्योंकि इसके वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश है, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये आवेश है। यानी कि कहने का मतलब ये है, वैद्युत क्षेत्र की एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र वो भौतिक राशि है, मतलब इस चार्ज का जो वैद्युत क्षेत्र है वो भौतिक राशि है जिसके कारण अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। मतलब इसकी वजह से ये अन्य आवेश है स्मॉल क्यू, ये वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है। और अगर ये वैद्युत बल का अनुभव कर पा रहा है तो इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र इस पे इसमें से होकर गुजर रहा है, इस आवेश से होकर जा रहा है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र की। और सीधी सीधी बात है, आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है, जैसे ये प्लस का कैपिटल क्यू है, इसका प्रभाव है पूरे में, ये पूरा का पूरा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को और अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं, जिन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। पर उसको भी समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है। तो देखें परीक्षण आवेश क्या है। बाकी आप वैद्युत क्षेत्र की ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं इन्हें नोट कर सकते हैं। अब तो नोट कर ही लिया होगा। अब बात करते हैं परीक्षण आवेश की, यानी टेस्ट चार्ज। ये जो परीक्षण आवेश है ये क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है, धनावेश है, जो कि जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। कहने का मतलब ये है, वैसे तो हर चार्ज का, हर आवेश का कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होता ही है खुद का, लेकिन ये परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, यानी इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। पहली बात, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं है, एक फैक्ट। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म आवेश है। और तीसरी बात, ये धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो एक ऐसा सूक्ष्म आवेश जो कि धनावेशित हो और जिसका कोई खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। और इस परीक्षण आवेश को Q नॉट से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? Q नॉट, नॉट बोल दो या Q0 बोल दो, इससे हम व्यक्त करते हैं इसको, परीक्षण आवेश को। अब परीक्षण आवेश के बाद की कहानी हम समझेंगे क्लियर कट कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चाहें तो परीक्षण आवेश भी नोट कर लें। उम्मीद है अब नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो अपना। अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की।
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या इसको एक और चीज बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके दो नाम हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? तो जैसे ये कोई आवेश है, सपोज करके ये कोई चार्ज है Q, इसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं ही होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ बताती हैं। तो जैसे ये अगर सपोज करके ये कोई धनावेश है, ठीक है, इस धनावेश के चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं होंगी। अब वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या है? वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी जो Q0 है वो जिस ट्रैक पे भी चलेगा, जिधर भी जाएगा, उसके द्वारा तय किए गए मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब हम सबको पता है ये जो Q है, ये चार्ज है, इसका तो कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र है ही है, पर जो परीक्षण आवेश है ना, ये Q0 धनावेशित, इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं है पर इसका वैद्युत क्षेत्र है। ये वाला आवेश इस पे फोर्स लगाएगा और ये धक्का इस पे इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये वाला आवेश इस पे इस दिशा में बल लगाएगा। हालांकि ये आवेश भी इस पे इस दिशा में बल लगाता है, पर ये क्योंकि परीक्षण आवेश है, सूक्ष्म आवेश है, तो इसका कोई इफेक्ट, मतलब ये मोशन, यही वाला मोशन करेगा क्योंकि बहुत हल्का है, ये काफी भारी है। इस वाले आवेश को हम बोलते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। और ये है हमारा टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्योंकि ये बहुत हल्का है तो ये इस पे जब बल लगाएगा तो ये अपने आप मोशन करने लगेगा और इधर चलने लगेगा। तो इस परीक्षण आवेश द्वारा जो तय किया गया मार्ग है, रास्ता है, ये जो रास्ता बन गया, इसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। तो हम यहां लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखा की डेफिनेशन कि किसी आवेश की वैद्युत बल रेखा उस आवेश के पास रखे परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए मार्ग को व्यक्त करती है। किसी आवेश की वैद्युत बल रेखा उस आवेश के पास रखे परीक्षण आवेश Q0 द्वारा तय किए गए मार्ग को व्यक्त करती है। यानी जो तय किया गया मार्ग है, रास्ता है, वही कहलाएगा वैद्युत बल रेखा। इस आवेश की जो स्रोत आवेश है, इसकी वैद्युत बल रेखा ये लाइन है। अगर ये सोचो ये परीक्षण आवेश यहां ना होके अगर ये परीक्षण आवेश हमारा यहां पर रखा हुआ होता, तब भी ये आवेश इस आवेश पे इधर ही फोर्स लगाता और इधर फोर्स लगाता, तब भी ये वैद्युत बल रेखा इसी दिशा में चली जाती। यानी इसके पास यहां कहीं होता तब भी इधर ही फोर्स लगाता। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, इधर देख सकते हैं, जैसे ये कोई हमारा धनावेश है Q, ठीक। अब ये जो परीक्षण आवेश है ये काल्पनिक आवेश है, ये बात और दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब ये आवेश है, इसके पास में अगर परीक्षण आवेश हमारे यहाँ है तो उस पर इधर फोर्स लगेगा तो वो इधर भागेगा, इस डायरेक्शन में इधर ही भागेगा। यहाँ होगा, यानी डॉटेड लाइन में कहीं भी परीक्षण आवेश होगा, उस पर फोर्स इधर ही तो लगेगा, उस पर जो बल लगेगा उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में ये जो बन गई ये एक वैद्युत बल रेखा हो गई। ऐसे अगर ये परीक्षण आवेश सपोज करके यहाँ होगा Q0, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ से ये परीक्षण आवेश मुख्य है, स्रोत आवेश है, और यहाँ से इन दिस डायरेक्शन ये एक परीक्षण आवेश द्वारा तय किया गया मार्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ भी होगा परीक्षण आवेश तो भी इस पर इधर बल लगेगा, यहाँ रखा होगा तो भी इधर ही बल लगेगा, यानी कहीं भी इस लाइन पर रखा होगा इधर ही बल लगेगा, नहीं लगेगा। अगर सपोज करके स्रोत आवेश से ऊपर यहाँ कहीं रखा हो, या यहाँ कहीं रखा हो, या यहाँ कहीं परीक्षण आवेश रखा हो, तो वो सीधे
ऊपर की तरफ भागेगा। तो परीक्षण आवेश द्वारा तय किया गया जो मार्ग है ये कहलाता है वैद्युत बल रेखा इस स्रोत आवेश की। बिल्कुल वैसे ही अगर इस स्रोत नीचे की तरफ भी वैद्युत बल रेखा होगी, क्योंकि अगर यहाँ कहीं भी परीक्षण आवेश नीचे की तरफ रखा गया होगा तो वो नीचे ही चला जाएगा फोर्स लगने की वजह से, या यहाँ कहीं रखा होगा तो इन दिस डायरेक्शन, या यहाँ कहीं रखा होगा तो ऐसे, कहीं ऊपर रखा होगा तो ऐसे, कहीं इधर रखा होगा तो ऐसे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी कि किसी स्रोत आवेश की ये बन गई वैद्युत बल रेखाएं, यानी परीक्षण आवेश द्वारा तय किया गया मार्ग। तो देख सकते हैं डेफिनेशन, किसी आवेश की वैद्युत बल रेखा, यानी इस आवेश की वैद्युत बल रेखा उस आवेश के पास रखे परीक्षण आवेश, यहां कहीं भी अगर मैं कोई परीक्षण आवेश रख दूं, उस परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए मार्ग को व्यक्त करती है, यानी वो किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है, उसकी ये जो ट्रैक बना रहा है वो, इसे वैद्युत बल रेखाएं बोल रहे हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं एक्चुअली काल्पनिक होती हैं, किसी आवेश की होती तो हैं, पर ये नहीं है कि चार्ज है तो तुम्हें कहीं वैद्युत बल रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा प्लस का क्यू चार्ज। अगर मैं कोई ऋणावेश रख दूं, सपोज करके ये तो हमारा धनावेश था, यहाँ प्लस ना लिख के इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये है पॉजिटिव, ठीक, और ये एकल धनावेश है, एकल माना अकेला, सिंगल, और धनावेश है, तो ये एकल धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं आ गई। किसकी वैद्युत बल रेखाएं आ गई? एकल धनावेश, सिंगलटन पॉजिटिव चार्ज की ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब यहाँ परीक्षण आवेश नहीं दिखाया जाएगा कि साहब यहाँ परीक्षण हो, यहाँ परीक्षण आवेश अगर रखा जाएगा तो किधर जाएगा, बस ये समझना है। इसके बाद बात करते हैं एकल ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाओं की। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं, पहले तो ये नोट कर लो फिर आगे समझाते हैं चीजें। चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा एकल ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाओं की, तो देखते हैं क्या है कहानी। ये है हमारा सिंगल नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है यार, यहाँ कहीं अगर हम प्लस का क्यू नॉट रख देंगे, यानी परीक्षण आवेश रख देंगे, तो हमें पता है यार ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जैसे ही ये माइनस इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये परीक्षण आवेश की तय जो मार्ग होगा वो ये वाला होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा परीक्षण आवेश को बिगाड़ देना, अब समझ में आ रही होगी कहानी। अगर कहीं ऊपर परीक्षण आवेश होगा तो माइनस की तरफ नीचे अट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पे ये भी वैद्युत बल रेखा बन गई, एक वैद्युत बल रेखा इधर बन गई, एक वैद्युत बल रेखा इधर बन गई, यानी हर बार जो परीक्षण आवेश होगा वो माइनस की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि परीक्षण आवेश धनावेश है और ये जो स्रोत आवेश है ये माइनस आवेश है। या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। यानी कि ये हो गया हमारा एकल ऋणावेश, ये एकल ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं आ गई, सिंगलटन नेगेटिव चार्ज। अब एक बात समझ में आ रही है कि एकल धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर कहां तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं, और एकल ऋणावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अनंत से चलकर ऋणावेश की ओर आ रही हैं। और सिर्फ ऐसा मत समझ लेना कि इसमें केवल 1 2 3 4 5 7 6 7 8 केवल 8 वैद्युत बल रेखाएं, या इसमें भी केवल 8 दिख रही है, तो ऐसा नहीं है, अनंत वैद्युत बल रेखा होती हैं। यहाँ पे अगर सपोज करके यहाँ परीक्षण आवेश रखा है तो ऐसा माइनस की तरफ इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, सपोज करके यहाँ पर रखा है तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अनंत वैद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पे धनावेश सपोज यहाँ कोई परीक्षण आवेश है तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी उधर से चला जाएगा, दूर चला जाएगा, यानी जो धनावेश है उससे तो वैद्युत बल रेखाएं दूर ही जा रही है ना। अच्छा, तो ये एकल धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं हो गई और ये एकल ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब कुछ सोच रहे होंगे कि यार इससे ये जो ऋणावेश है, ये जो ऋणावेश है इसकी वजह से परीक्षण आवेश तो इधर भाग रहा है, फिर परीक्षण आवेश की वजह से ऋणावेश क्यों आकर्षित नहीं हो रहा, जबकि देखा जाए तो परीक्षण आवेश भी धनावेश है। अरे महाराज, ये जो ऋणावेश है ये स्रोत आवेश है, काफी भारी है। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मार्कर है, ये पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी भी इसको अपनी ओर खींच रही है, जैसा कि हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ा है। ठीक है, पर अगर मैं इसको भी छोड़ता हूं तो गति तो मार्कर ही कर रहा है ना, जो हल्का है जिसका द्रव्यमान कम है वो गति कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही ये जो परीक्षण आवेश है ये बहुत सूक्ष्म आवेश है, इसका बहुत ही ज्यादा हल्का है, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो स्रोत आवेश है काफी भारी है, तो इसकी तुलना में यही तो गति करेगा परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश द्वारा तय किया गया जो मार्ग है वो हो गया इस ऋणावेश की वैद्युत बल रेखा, इस धनावेश की वैद्युत बल रेखा। क्लियर? आगे समझते हैं। अगर इसकी जगह हम कोई वैद्युत द्विध्रुव बनाए,
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण के विपरीत आवेश। तो अगर मैं दो समान परिमाण के विपरीत आवेश बनाऊं, जैसे यहाँ पे मैंने एक प्लस बना लिया और यहाँ पे एक माइनस बना लिया, ये दोनों ही समान परिमाण के हैं, यानी दोनों पे आवेश समान है। इस पे प्लस का क्यू है तो इस पे माइनस का क्यू है, समान परिमाण के विपरीत आवेश हैं। अब इनकी वजह से जो मैं वैद्युत बल रेखा बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा, वो कैसी बनेगी? तो तुम सबको पता है यार, अगर यहाँ कहीं परीक्षण आवेश हुआ, सपोज यहाँ कहीं परीक्षण आवेश क्यू नॉट हुआ, तो इस परीक्षण आवेश पे इस प्लस की वजह से तो इधर फोर्स लगेगा ना, प्लस से दूर जाएगा वो, और माइनस की तरफ आकर्षित होगा क्योंकि परीक्षण आवेश धनावेश है। तो यहाँ प्लस से दूर माइनस की ओर, तो इन दिस डायरेक्शन कुछ ऐसी कहानी बनेगी, ये वैद्युत बल रेखा बनेगी। और यहाँ कहीं परीक्षण आवेश हुआ, सपोज ये पॉइंट है, दिखाई दे रहा होगा, ये अगर परीक्षण आवेश हुआ तो ये जो प्लस है ये तो इसको धक्का मारेगा और माइनस अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप से वैद्युत बल रेखा बन जाएगी, ऐसी। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा यहां कहीं परीक्षण आवेश हुआ तो भी प्लस धक्का मारेगा और माइनस अपनी ओर खींचेगा। तो क्योंकि अभी प्लस का इफेक्ट यहाँ ज्यादा है तो प्लस की पहले सुनी जाएगी, तो कुछ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आते आते माइनस का इफेक्ट तो बढ़ने लगे, फिर माइनस की तरफ आकर्षित हो जाएगा। कुल मिलाकर जिस आवेश के जितना पास होगा परीक्षण आवेश, उसकी पहले सुनेगा, उसका इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा, ये प्लस से दूर माइनस की ओर, यहाँ कहीं परीक्षण आवेश हुआ तो प्लस से दूर माइनस की ओर, यहाँ कहीं हुआ तो प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। आप देख सकते हैं डायग्राम, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर, प्लस से दूर, माइनस की ओर, माइनस की ओर। ऐसी अनंत वैद्युत बल रेखा है। ऐसी यहाँ प्लस से दूर, यहाँ पे माइनस की ओर, इस टाइप से ये जो वैद्युत बल रेखा बन गई, ये बन गई इस द्विध्रुव की वैद्युत बल रेखा, यानी ये है वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये हो गई हमारी वैद्युत बल रेखा। ठीक है, कुछ और बातें हैं वैद्युत बल रेखाओं के, कुछ गुण हैं, वो क्या है? जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि वैद्युत बल रेखा, फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है। तो आपको दिखाई दे रहा है यार, धनावेश से चल रहे हैं और ऋणावेश की तरफ जा रही हैं। यहां देख सकते हैं धनावेश से दूर जा रही हैं। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखा धनावेश से दूर जाती है, वैद्युत बल रेखा है धनावेश से दूर जाती है। दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, इससे देखो दूर जा रही है सारी की सारी वैद्युत बल रेखा, धनावेश से दूर जा रही है और ऋणावेश की ओर आ रही है। कहां से आ रही है? अनंत से। तो थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर आ रही हैं। पहले ही नोट कर लें, उसके बाद और पॉइंट्स बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। तो तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर, ये केवल एकल ऋणावेश के लिए है, जैसे ये एकल धनावेश के लिए धनावेश से चलकर अनंत तक जा रही है, ऐसी एकल ऋणावेश के लिए है वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती है। ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं एकल ऋणावेश के लिए, एकल ऋणावेश के लिए
जो कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था बिगाड़ दिया है। एकल ऋणावेश के लिए अनंत से आ रही थी और ऋणावेश की तरफ जा रही थी। इसके अलावा एक और, ये सब वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, जो भी मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ 1 2 3, ये सब वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, ध्यान दें। ठीक है, नोट पॉइंट करके चाहे तो हेडिंग लिख लेना, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, खुला वक्र होती है। ओपन कर्व, खुला वक्र। खुला वक्र से मतलब क्या है? खुला वक्र से मतलब है धनावेश से चल के ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं ये एक वैद्युत बल रेखा है जो धनावेश से चलती 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 ऋणावेश पे जाके खत्म हो गई। अब ये नहीं है कि धनावेश से चल के ऋणावेश पे खत्म हो गई और ऋणावेश से दोबारा चालू हो और धनावेश पे आ जाए, समझे? बंद वक्र क्या है? बंद वक्र का मतलब है धनावेश से चली और ऋणावेश पे खत्म हो जाए, फिर ऋणावेश से चले और धनावेश पे जाए, पर ऐसा नहीं होता, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। अब ये तो बंद वक्र हो गया, देखें डायरेक्शन देख सकते हैं, ऐसी इधर इधर एरो पहले जा रही है वैद्युत बल रेखा, फिर इधर से वापस आ रही है, ये होती है बंद वक्र। पर ऐसी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। वैद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। फिर दूसरी वैद्युत बल रेखा है जो धनावेश से चल के ये भी अपनी ऋणावेश की तरफ जाएगी, ये भी धनावेश से चल के ऋणावेश की तरफ जा रही है। ये दो वैद्युत बल रेखा होंगी, दोनों ही खुला वक्र ओपन कर्व हैं। क्लियर हो गई होगी बात, उम्मीद है। नेक्स्ट बात, पांचवा पॉइंट। अच्छा, एक और बात, जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो बंद वक्र होती हैं, वो हम आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ाएंगे चुंबकत्व वाले चैप्टर में। पांचवा पॉइंट ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उससे पहले सॉरी, एक पॉइंट और है कि किसी बिंदु पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता करूं तो कैसे करूंगा? तो जैसे सपोज करके ये कोई वैद्युत बल रेखा है, मैं यहाँ एकल धनावेश बिगाड़ रहा हूं, आपने नोट पहले कर लिया था। जैसे सपोज करके ये कोई वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ यार, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, सपोज करके ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, दो पॉइंट हैं ए और बी। अब मैं कहूँ कि यार वैद्युत बल रेखा तो ये है, ठीक है, और बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है वो किधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो वैद्युत बल रेखा की स्पर्श रेखा जो होगी, उस बिंदु से होकर गुजरने वाली स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो इस बिंदु ए पे चाहिए तो बिंदु ए से गुजरने वाली स्पर्श रेखा ये हो गई, और बिंदु बी पे चाहिए तो बिंदु बी से गुजरने वाली स्पर्श रेखा ये हो गई। तो ये बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। तो ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई ए और बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बी से मैंने व्यक्त कर दिया। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी हो कि किस डायरेक्शन में है, तो उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दो वैद्युत बल रेखा पे। तो जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन पता चल जाएगी। पांचवा पॉइंट यही है। तो पांचवा पॉइंट है, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखा की वैद्युत बल रेखा की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। जो भी स्पर्श रेखा की डायरेक्शन आएगी, यानी वैद्युत बल रेखा की तरफ,
अब ये वैद्युत रेखा ऐसे जा रही है तो स्पर्श रेखा ये, ठीक है ना, ये वैद्युत रेखा हमारी ऐसे जा रही है तो स्पर्श रेखा ये हो गई। अगर ये वैद्युत रेखा ऐसे जा रही होती तो स्पर्श रेखा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखा की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है, यानी इस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। एक ये पॉइंट हो गया। आगे इतना फिलहाल नोट करें, आगे समझाते हैं। अगला भाई पॉइंट सुना, अगला पॉइंट है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, कहने का मतलब अभी तो फिफ्थ पॉइंट में ये बात समझ में आ गई। अगर मैं ये कहूँ कि यार इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इस पॉइंट पे हमें समझ में आ रहा है वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो ये हो गई स्पर्श रेखा, और यही हो गई इस पॉइंट पी पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जिसको हम ई पी से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब जो छठवां पॉइंट है वो ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। देखें क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक ही बिंदु पर कटान बिंदु बन जाएगा वो, और उस कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बन जाएगी, जो कि असंभव है। देखें कैसे। छठवां पॉइंट समझते हैं। छठवां पॉइंट, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। देखें, जैसे सपोज करके ये फर्स्ट है वैद्युत बल रेखा, और ये सेकंड है। ये हमने दो वैद्युत बल रेखाएं बना दी, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ठीक है। अब हमें पता है यार ये कटान बिंदु है, और इस कटान बिंदु को फर्स्ट वाले की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो इसकी स्पर्श रेखा ये आ जाएगी, ई फर्स्ट वाले की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई, और सेकंड वाले की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो ये स्पर्श रेखा आ जाएगी, ई सेकंड की वजह से। अब एक ही बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु है या प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस एक ही बिंदु पर एक ही पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। हालांकि ऐसा कई बार महसूस होता है कि जैसे प्लस और माइनस हो बहुत ज्यादा, कई बार घनी, जैसे प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, इस टाइप से चलती चलती ऐसा लगेगा कि यार वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल काट रही होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी हो गई हैं। पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये प्लस से दूर, ये माइनस की ओर, ये प्लस से दूर, ये प्लस से दूर, ये माइनस की ओर, तो ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं जाके कहीं कुछ ना कुछ कट पिट रही होंगी, जबकि पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ठीक है। और ये कोई अभी मैंने इतनी मोटी बना दी है ना वैद्युत बल रेखा, मेरे मार्कर की जितनी मोटाई से इतनी भी नहीं है, ये सिर्फ रेखाएं हैं जिनकी कोई मोटाई नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये पॉइंट उम्मीद है छठवां समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो लिख दे रहे हैं यहां पे, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, जो कि असंभव है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो रही होगी, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। हमने 6 पॉइंट्स क्लियर कर लिए, ये सारे के सारे वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं।
इन सब के अलावा अभी मैंने आपको एकल धनावेश की विद्युत बल रेखा बता दी, धनावेश से दूर जा रही थी, अनंत की तरफ जा रही थी और सीधी सीधी रेखाएं थी, ठीक है। और एकल ऋणावेश की बता दी, जो कि ऋणावेश की अनंत से आ रही थी और ऋणावेश की तरफ आ रही थी। अच्छा, और फिर वैद्युत द्विध्रुव की बताई थी, जो कि प्लस से दूर और माइनस की तरफ जा रही थी, बड़ी लचीली थी वो, है ना, रस्सी की तरह से लहरती हुई जा रही थी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं समान परिमाण के सजातीय आवेशों की। ये जो द्विध्रुव था ये विजातीय आवेश था, जैसे प्लस और माइनस। हालांकि ये समान परिमाण का था, मैग्नीट्यूड दोनों का समान था, मैंने बताया ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू समान है, तभी द्विध्रुव बोला गया है। और ये विजातीय आवेश है, प्लस और एक माइनस। अब बात करते हैं दोनों ही धनावेश धनावेश या दोनों ही ऋणावेश या ऋणावेश हो, तब क्या केस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट सिचुएशन, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, दोनों ही समान आवेशित हैं, ठीक है, समान आवेशित हैं, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो बराबर है। अब हमें ये बात पता है कि अगर यहाँ पे कहीं सपोज करके यहाँ पे कहीं ये कोई परीक्षण आवेश हुआ, तो ये वाला प्लस क्यू तो उस पर धक्का मारेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश धनावेश है, तो ये वाला प्लस क्यू इसको धक्का मारेगा और ये वाला भी अपनी तरफ नहीं आने देगा, ये वाला भी धक्का ही मारेगा। तो होगा क्या, यहाँ से सिचुएशन से कि यहाँ से जो जाने वाला परीक्षण आवेश है उसकी कहानी ये होगी, वो कुछ ऐसी गति करेगा और ऐसे चला जाएगा। इसने धक्का मारा, इसने भी धक्का मार दिया, सीधे चला गया। ऐसे यहाँ से ऐसे, ऐसे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, प्लस से दूर, प्लस से दूर, हर बार प्लस से दूर, और यहाँ से ऐसे प्लस से दूर, 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 यहाँ पे प्लस से दूर। कुल मिला के यहाँ पे अगर सपोज करके यहाँ कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट हुआ तो ये प्लस से दूर ही जाएगा, और इस वाले का इस पे इफेक्ट इतना रहेगा नहीं, वैसे भी ये धक्का ही मारेगा, ये भी धक्का ही मार रहा है, तो दोनों ही धक्का मार रहे हैं, तो इन दिस सिचुएशन ऐसे भाग जाएंगी विद्युत बल रेखाएं। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे प्लस से दूर, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होगी कि यहाँ बिल्कुल बीच में वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, 0 होगा, और बिल्कुल बीच में क्यों होगा, क्योंकि इससे जितनी इसकी वैद्युत बल रेखा है उतनी ही इसकी है। अच्छा, मेरे थोड़ा सा क्या हो रहा है इसमें डायग्राम में, ऐसा लग रहा है कि ये वाली वैद्युत बल रेखा ज्यादा इधर जा रही है, तो डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक है, आप समझ लेना, बिल्कुल बीच में से ऐसे जा रही है, बीच में से जा रही है दोनों, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है यहाँ बीच में, ये है न्यूट्रल पॉइंट, इसको मैंने एन से डिनोट कर दिया है, न्यूट्रल पॉइंट, एन मतलब न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है उदासीन बिंदु, यानी ये ऐसा बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। उदासीन बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र 0 है यहाँ पे। यानी यहाँ अगर कोई परीक्षण आवेश बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया तो ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा, जब भागेगा ही नहीं तो उसका कोई मार्ग नहीं बनेगा, और जब मार्ग नहीं बनेगा तो वैद्युत बल रेखा भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रुका रहेगा। अगर सपोज करके यहाँ रख भी दिया कोई परीक्षण आवेश तो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा उदासीन बिंदु। ये दोनों तो हो गए समान परिमाण के धनावेश, यानी यहाँ पे भी क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, दोनों ही समान परिमाण के धनावेश हो गए, तब की सिचुएशन तो ये हो गई। और यहाँ पे जो उदासीन बिंदु है बिल्कुल मध्य बिंदु है, दोनों आवेशों के बिल्कुल बीच में, दोनों धनावेशों के, दोनों आवेशों के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में। ठीक, अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि ये अलग चार्ज हो, ये अलग हो मैग्नीट्यूड में, परिमाण में समान, मतलब अलग अलग हो। चलो उससे पहले एक सिचुएशन और पढ़ लेने का, ये दोनों ऋणावेश हो तो क्या होगा कहानी, समान परिमाण के ऋणावेश हो अगर दोनों, तो यहाँ पर माइनस कर दें और यहाँ पर भी माइनस कर दें, तो हमें पता है ये भी माइनस का क्यू है और ये भी माइनस का क्यू है। उस सिचुएशन में क्या होगा, वैद्युत बल रेखा माइनस की तरफ जाती है तो अनंत से मतलब माइनस की तरफ आकर्षित होती है, तो ये माइनस सारी की सारी वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बदल जाएगी, जितनी भी हैं दूर भाग रही हैं सब इधर इधर आकर्षित होने लगेंगी।
ये बनेगा, यानी माइनस की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं। और इस सिचुएशन में भी अगर कोई बिल्कुल बीच में परीक्षण आवेश रख दे तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा आवेश, ये वाला भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों क्योंकि परिमाण में समान है तो परीक्षण आवेश कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रुका रहेगा। जब वहीं के वहीं रुका रहेगा तो यहाँ पे उदासीन बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे उदासीन बिंदु हो जाएगा। जब वो चलेगा ही नहीं तो जब चलेगा तब मार्ग बनेगा, मार्ग बनेगा तो उसकी स्पर्श रेखा खींचेगी, स्पर्श रेखा खींचेगी तभी तो वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा आएगी। अब इन दिस सिचुएशन परीक्षण आवेश अगर बिल्कुल बीच में रखा हुआ है तो चलेगा ही नहीं, और जब चलेगा नहीं मार्ग नहीं बनेगा, मार्ग नहीं बनेगा तो उसकी स्पर्श रेखा नहीं आएगी, यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अगेन 0 रहेगा। तो फिर से न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीच वाला हो जाएगा, यानी दोनों आवेशों के बिल्कुल बीच में। पर ये ध्यान रहे दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, समान है बिल्कुल। अगर ये 5 कूलाम है माइनस का तो ये भी माइनस का 5 कूलाम ही होगा। अगर यहाँ पे प्लस का 10 है कूलाम तो यहाँ पे प्लस का 10 कूलाम ही रहेगा, तभी बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट बीच में रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब बात करते हैं इसकी एक और सिचुएशन की। जैसे मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, और ये परिमाण में ज्यादा है इस वाले धनावेश से। यहाँ पे भी कोई प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ये Q1 है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं Q1 और इसका नाम दे दे रहे हैं Q2, दोनों ही धनावेशित हैं। पर Q1 जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। इस सिचुएशन में क्या कहानी बनेगी अगर Q1 परिमाण में ज्यादा है Q2 से? तो क्योंकि Q1 परिमाण में ज्यादा है तो यहाँ कहीं अगर परीक्षण आवेश रखा जाएगा तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा दूर तक रहेगा, क्योंकि इसका परिमाण ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो जब इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा दूर तक रहेगा तो इससे दूर ही भागेगी वैद्युत बल रेखा। अरे भाई जब इसका प्रभाव बराबर रहता तो कहीं बीच में से ऊपर चली जाती थी, पर अब इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो इससे दूर ज़्यादा भागेगी ना परीक्षण आवेश जो भागेगा। तो जब दूर भागेगा तो उसकी जो मार्ग बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा, और इसका ये बेचारा ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, यहीं कहीं यहाँ से परीक्षण आवेश जो होगा वो यहीं कहीं मुड़ जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव लगने लगेगा। जब इसका प्रभाव लगेगा तो वहीं के वहीं मुड़ जाएगा। तो कुछ इसकी जो वैद्युत बल रेखा होंगी इसकी कुछ ऐसी आएंगी, प्लस से दूर, हर सिचुएशन में प्लस से दूर। और यहाँ पे वैद्युत बल रेखा है कुछ ऐसी है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। देखें ये दूर तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से परीक्षण आवेश दूर तक जा रहा है क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो इन दिस सिचुएशन इस वाली स्थिति में क्या होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इस वाले आवेश के पास में होगा, यानी इन दिस यहाँ पे कहीं न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, यहाँ पे कहीं न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। इसका प्रभाव कम है, इसका प्रभाव ज्यादा है। जब इसका प्रभाव ज्यादा है तो यहाँ से कहीं दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यहाँ से पास में होगा तभी नेट जीरो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्योंकि अगर इसके प्रभाव यहाँ कहीं पास में होगा तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा तो परीक्षण आवेश जो है वो गति करेगा ही करेगा। तो इस स्थिति में यहाँ न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, जैसा आवेश का परिमाण कम है उसके पास में न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु रहेगा। अगली एक और सिचुएशन देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। एक समान वैद्युत बल रेखा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वैद्युत बल रेखाएं सभी एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर हों तो इस प्रकार की वैद्युत बल रेखा को, जो इस प्रकार से अगर समांतर और समान दूरी पर हो एक जो वैद्युत बल रेखा है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र को बोलेंगे वो बोलेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। और हमें पता है यहाँ पे कहीं भी स्पर्श रेखा होगी वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी स्पर्श रेखा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा। अच्छा ये ना समझ लें कि वैद्युत बल रेखाएं जो है यहाँ से भी जा रही होंगी बीच में से भी, बस हाँ ये समान दूरी होगी सभी की, ठीक है। तो इस प्रकार की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनसे बनेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा हमने 6 पॉइंट्स और लिखाए थे, कुछ पॉइंट्स ऐसे समझ लिए, ठीक है। इसके अलावा 7वां पॉइंट और समझते हैं कि कोई अगर चालक हो, कोई अगर कंडक्टर हो
उस चालक से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो अभिलंबवत वहां से गुजरेंगी, यानी चालक से अभिलंबवत ही उत्पन्न होंगी और अभिलंबवत ही उसमें एंट्री करेंगे। अगर ये धनावेशित हुआ चालक तो उससे दूर जाएंगे और ऋणावेशित हुआ उसकी तरफ जाएंगी, लेकिन चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत ही जाती हैं। तो अगला जो पॉइंट है 7वां पॉइंट, वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में हम लिख सकते हैं, जो मैं फैक्ट लिख रहा था, ये तो हम डायग्राम से समझ रहे हैं। कुछ पैटर्न है वैद्युत बल रेखाओं के, ये प्रारूप बोल सकते हैं हिंदी में, पैटर्न, ठीक है। इतने सारे पैटर्न हैं और जो फैक्ट मैं लिखवा रहा हूँ वो अलग से नोट कर लेना। फिलहाल इतना नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे सपोज करके ये कोई चालक है, सपोज ये कोई चालक पृष्ठ है, ठीक। इस चालक पृष्ठ के, सपोज ये चालक पृष्ठ ऐसा रखा हुआ, तो इसके लंबवत हो जाएगी वैद्युत बल रेखा है। हमेशा ध्यान रहे, यहाँ से 90 का एंगल बन रहा है, ये पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है। यानी 7वां पॉइंट है वो ये है, किसी चालक के ऐसे लिख दे रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। यानी सरफेस के आप देख सकते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते होंगे। अगर ये चालक का पृष्ठ ही ऐसे घूम रहा है, सपोज करके ये कोई पृष्ठ है और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वक्राकार समझ सकते हैं, ऐसे पृष्ठ ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे भी वैद्युत बल रेखा एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये। कहने का मतलब ये है चालक के पृष्ठ के तो लंबवत होंगे, पृष्ठ के जिस बिंदु से भी टकराएंगी, या सॉरी जिस बिंदु से भी जाएंगी वहां उसके परपेंडिकुलर जाएंगी, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो इसी के साथ हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी, ठीक है। और वैद्युत बल रेखाओं को क्लियर कट समझने के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां से फिर आगे की स्टोरी चलेगी।